बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ की सियासत सड़कों पर है और कल मौलाना फजल रहमान साहब जो हुकूमत के साबिक इत्तेहादी हैं वो भी सड़कों पर निकल रहे हैं। उनकी तहरीक शुरू हो रही है कराची से और वो आएंगे पेशावर 9 मई को, यानी कि सानिया 9 मई को जब एक साल मुकम्मल होगा उस वक़्त मौलाना फजल रहमान जो है वो पेशावर में आएंगे। ये वो दिन है जो शायद कौम भूल ना पाए, लेकिन 9 मई की अपनी अहमियत है, अपना एक उसकी हिस्ट्री में एक नाम जो है वो आ गया है 9 मई का। लेकिन तहरीक क्या रंग लाएगी? तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना फजल रहमान साहब का जो जोड़ है या जो इत्तेहाद है वो बन पाएगा नहीं बन पाएगा, इस पर बात करने जा रहे हैं। और फिर IMF की टीम भी पाकिस्तान आ रही है। IMF की किस्त तो हमें मिल गई है और नया एग्रीमेंट करने के लिए भी पाकिस्तान टीम आ रही है IMF की। क्या हुकूमत ये IMF प्रोग्राम ले पाएगी या इसका खमियाजा जो है वो किसको भुगतना पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में गंदम के बहरान पे कि गंदम का बहरान जो है वो क्या रंग लाएगा, क्या किसानों को रिलीफ मिल पाएगा, क्या किसानों को इंसाफ मिल पाएगा, जो लोग अपने घरों में गंदम रख के बैठे हुए हैं उनका कोई ख़रीदार उन्हें मिल पाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं आज बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका तल्लक है। और फिर हमें ज्वाइन करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा अदर सदीक साहब, उनका शुक्रिया। मलिक साहब आप बताइएगा। सर बैरिस्टर साहब, एक तो जो मौलाना फजल रहमान साहब कल तहरीक शुरू करने जा रहे हैं और फिर तहरीक इंसाफ की तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान भी शुरू हो चुकी है बलूचिस्तान से। क्या कोई हुकूमत को ख़तरा है, कोई टफ टाइम दे पाएंगे आपको? जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं समझता कि कोई टफ़ टाइम हुकूमत के लिए है, बिकॉज़ इनका ये एक वतीरा रहा है। और आपको याद होगा कि 2014 में भी ये वो मखसूस सियासी जमात है जिसने हमेशा धरनों की सियासत की है। इस दफ़ा इसको मिलियन मार्च का नाम दे दें, हकीकी आज़ादी का नाम दे दें, आज़ादी मार्च दे दें या फ़लाँ जो भी नाम आप देना चाहते हैं इसमें बिल्कुल दे दें। लेकिन बात असल में ये है कि जब भी पाकिस्तान की इकॉनमी वापस ऑन ट्रैक होने जा रही होती है तो इस मखसूस सियासी जमात को हमेशा जो है धरने की सियासत और तमाम तर पाकिस्तान के जो वेदर डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, कोई बाहर से विज़िट आ रहा है इम्पॉर्टेंट, या इसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ है कि पाकिस्तान की इकॉनमी दोबारा ऑन ट्रैक होने जा रही होती है, तो उसको सबूताज करने के लिए ये कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो हमें तो कोई डर नहीं है। और अब आप देख लिया कि हकीम राना सनौला साहब भी अपनी जो नई पोजीशन है उस पर आ गए हैं, तो उनकी भी नई हिकमत और नई माजून के साथ जो है आप देखेंगे बड़ा अफाका होगा इनको। तो मौलाना साहब को कोई मिलेगी कोई माजून वगैरह? मौलाना साहब को भी मेरे ख्याल से हकीमी नुस्खे अब काम आने चाहिए। और उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब देखे ना अपनी इंटरेस्ट की सियासत कर रहे हैं। हाँ। मौलाना साहब ने हमारे साथ जब एहतजाज किया तो वो एक कॉज के लिए था, लेकिन ये एहतजाज तो इसलिए है ना कि मौलाना साहब शायद अपनी सीट्स नहीं जीत सके या अपने कैंडिडेट्स इतने मजबूत नहीं खड़े कर सके। तो इलेक्शन नताइज पे अगर वो रिजर्वेशन रखते हैं तो कानूनी रास्ता मौजूद है, बजाय इसके कि कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाए वो अब दे टेकिंग टू द स्ट्रीट्स। और ये अगैन बात यह कि अगर पुरअमन एहतजाज करें तो मैं खुद इनके साथ खड़ा हूँगा, लेकिन इंतशार फैलाने का जो इनका एक रवायत है और उस तरह का अगर इन्होंने एहतजाज करना है तो उसकी तो ममानियत है और कोई खुली छूट नहीं है इनको, और इनको आड़े हाथों लिया जाएगा। बिल्कुल। सदीक साहब, मुझे बताइएगा सर कि हुकूमत को तो अभी चंद हफ्ते हुए हैं अपना इक़्तिदार संभाले हुए और अभी से तहरीकें शुरू हो गई हैं, तो क्या ये तहरीक हुकूमत गिराने के लिए है या कोई और काज है या फॉर्म 47, 45 का मामला है? सर बहुत शुक्रिया। ये जाली हुकूमत की बात कर रहे हैं जो मौजूदा इस वक्त है, फॉर्म 45 से बनी गालबन उसी की आप बात कर रहे हैं। तो ये हम तो पहले दिन से इस हुकूमत को मानते नहीं, हम तो पहले दिन से इस हुकूमत को मानते नहीं है। ना GDA मानता है, ना जमात इस्लामी मानता है, ना मौलाना फजल रहमान मानते हैं, यानी को हम अकेले नहीं है। और इस दफा की हमारी स्ट्रेटेजी बहुत मुख्तलिफ है। तमाम सियासी जमातों के साथ तहरीक चला रहे हैं। तो है ना सर, हुकूमत को मानना पड़ेगा आपको। नहीं, आप खुद देख लेना कि एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है, आपको डाउट रहा है कि अब तो अदलिया भी खड़ी होगी। एस्टैब्लिशमेंट को इनके रोल के वाले से खड़ी नहीं हुई है। जो अदलिया जो है वो इनके रोल के, हमारे ये जो हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, चीजें सारी सामने आई हैं, या ये 2.5 सालों से जो हो रहा है उसके हवाले से सामने आई है। इनकी क्या है, ये तो बेचारे ये तो रेंटेड हुकूमत है एक तरह से, यानी एस्टैब्लिशमेंट का सही यानी कौन है, यानी आप यानी मोहसिन नकवी
मोहम्मद औरंगजेब या फैसल वाडा, कौन है ये? इनका किस सियासी जमात से ताल्लुक है इनका? वो नजर आ रहा है कि वो एक ही सियासी जमात है, उसका नाम एस्टैब्लिशमेंट है। तो ये आप जेहन में रख लें कि ये पैदावार है डिक्टेटर के, और डिक्टेटर को लेकर ये आगे चल रही है। तो हमारी तो लड़ाई इस निजाम के साथ है कि जिन्होंने इनको लाकर बिठा दिया, ये ताकत के वोट से नहीं आए हैं, ये वो एस्टैब्लिशमेंट के वोट से आए हैं, उसकी ताकत से आए हैं। और अब तो कोई डाउट रह नहीं गया, अब तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जजेस ने एक एक बात सामने आ गई है, और सब समझ में आ रहा है कि किस तरह इंतखाबी निशान लिया गया, क्या किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ जो ज्यादतियां हो रही है। और उसमें बताया ये गया कि अदालतों ने रिलीफ दिए। कौन सा रिलीफ आज तक बात सिवाय प्रोटेक्टिव बिलों के अलावा, जहां कुछ सस्पेंशन, वो भी कोई एहसान नहीं है। कौन सा बड़ा रिलीफ मिला? हर केस को लटकाते फिर रहे हैं। अब इज्जत वाले केस में देखिए, प्रोसिक्यूटर जो इनके अपने तैनात किए गए हैं। तो अभी आप कह रहे हैं कि अदलिया भी जो है वो बोल पड़ी है और अदलिया भी आपके साथ खड़ी है, अभी तो आपने कहा। देखिए, मैं सवाल अदलिया खड़ी होने के हमारे साथ नहीं है। अदलिया तो अपने आजादी चाह रही है ना, हम क्या चाह रहे हैं? हम अदलिया आजाद चाहते हैं ना। जब अदलिया आजाद होगी तो खुद मुख्तार फैसले करेगी, और जब आजादी के साथ फैसले करेगी तो ये जितनी ज्यादतियां हमारे साथ हो रही है, ये इतना टाइम नहीं लगेगा उसमें। अब यानी अदलिया अपनी लड़ाई लड़ रही है, हम अदलिया की टोटल सपोर्ट कर रहे हैं, और अदलिया ऐसी हम खुद अदलिया से चाहते हैं। अगर इनके साथ कुछ ज्यादतियां हुई है, अदलिया ने की है, तो बिल्कुल, यानी ये बड़ी बातें कहा करते थे ना, ये वोट को इज्जतों का नारा लिया करते थे। आज क्या है? अच्छा, ये हमें सिखा रहे हैं कि धरने की भाई आप लोगों ने क्या धरने दिया? आप लोगों ने नहीं लॉन्ग मार्चेस किए? आप जरा अपना उठाकर देखे, मौलाना फजलुर रहमान के साथ कौन आया था? उसके बाद में जब हुकूमत गिरानी थी तो उस वक्त कौन? यानी तो कल मौलाना कहीं और खड़े थे, आज मौलाना आपके साथ खड़े हैं। मौलाना देखिए, मौलाना इस वक्त तो असूलों पे खड़ा है ना, इनकी दफा कहाँ असूल थे? वो तो नजर आ रहा था ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए। साइफर का केस आपने देख लिया, आपने पूरी दुनिया, आप तो खुल के लोग बात भी करने लगे। और जिस तरह अपना हमारे एमएनएस तोड़े गए और तहरीक में तुमहात लाई, अब तो कोई डाउट नहीं था। अब है असूलों के ऊपर। अब मौलाना फजलुर रहमान भी एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को महदूद करने की, ये नहीं मैं कहता कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार खत्म होगा, लेकिन महदूद होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस तरह का किरदार जो अब अदा किया है, ये तारीख में नहीं है, अनप्रेसिडेंटेड है, और इसमें अब सारा कुछ सामने आ जाएगा। मतलब 2018 का अदर भाई, जो 2018 में किरदार था वो ठीक था जनरल फैज साहब का, जनरल बाजवा के बारे में आप बात करते हैं, और अब जो है वो गलत हो गया। देखिए, हम तो अब टोटल किरदार एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं। यानी मैं उस पर जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त भी किरदार अदा किया था। सीटें हमारी चुराई गई थी, आपको याद है, आरटीएस बिठाया गया था, सीटें कम दी गई थी। और उसका सबूत ये है कि एस्टैब्लिशमेंट अगर साथ होती तो अगस्त 2018 में फिर जिस तरह इनको इतनी बड़ी मेजोरिटी लेके दी है, 2/3 अक्सरियत ले दी है, तो हमारे पास भी 2/3 मैं अकील साहब को भी थोड़ा सा जो है वो आप रिप्लाई करेंगे जी? क्या ये तो मानते नहीं है? तो जली हुकूमत है, वही चोर डाकू का नारा जो है। देखिए, ये इनका डे 1 से वतीरा यही बयानियाँ लेके चल रहे हैं। अवाम को भी इसी बयानिए पे इन्होंने पीछे लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। जावेद साहब, बात असल में ये है कि 2018 में जो कुछ हुआ, मेरे ख्याल से सिद्दीक साहब को भी बेहतर पता है कि वो हुकूमत जाली असल वो हुकूमत थी। ये हमारे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। देखिए, एक पार्टी जो कि चाहती है कि हम एस्टैब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठ जाएं और वो उनसे बात नहीं करना चाहते। ये आज भी इनके पार्टी के लीडरान कहते हैं कि जी हम उनसे बात करना चाहते हैं, वहाँ से पैगाम कोई नहीं आ रहा, वहाँ से मैसेज कोई नहीं आ रहा। ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है बातें। तो अब अगर एस्टैब्लिशमेंट से इनकी कोई बात हो जाए तो ये सब अच्छा हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको किसी। ये देखें ना, ये वही निज़ाम है। 2018 की बात करते हैं, आज ये जजेस पे कह रहे हैं कि जजेस की हकीकी आज़ादी इनको चाहिए, ये जजेस के साथ ये खड़े में हैं। तो ये देखें ना कि ये वही चीफ जस्टिस हैं जिनकी इनके अपने दौरा हुकूमत में इनकी अपनी पार्टी लीडरान की ख्वाहिश पे और फरमाइश पे जो है उनको नोटिस भेजे गए, उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल करने की कोशिश की गई। तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और अब ये कहते हैं कि जी वो टाइम अच्छा था, अब ये टाइम बहुत बुरा है। तो ये इस तरह पिक एंड चूज नहीं होगा। और ये मौलाना साहब का तो इन्होंने खुद जिक्र कर दिया कि इन्होंने कहा पता नहीं मौलाना साहब इनके साथ क्यों थे, अब वो जो है असूलों पे खड़े हैं। तो या मौलाना साहब के असूल उस वक्त गलत थे या अब गलत हैं, ये तो हमें समझ नहीं आ रही। कि देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना इंटरेस्ट लुक आफ्टर कर रही है, पाकिस्तान का कोई जो है नहीं सोचा जा रहा। ये अब कहते हैं कि हुकूमत में वापस आ जाएं तो सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार नहीं है।
तो इनको चाहिए कि कम से कम अपोजिशन में बैठें, कोई अपना किरदार और अपना रोल अदा करें, बजाय इसके कि जो है दोबारा वही घिसे पिटा रिकॉर्ड जो 45-47 वाला है वो चलाएं। आप रिकॉर्ड आप ट्राइब्यूनल्स में चलाएं, आपको किसी ने मना नहीं किया। चलें मुझे ब्रेक लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि अगर मुज़ाकरात आर्मी चीफ से हो रहे हैं तो क्यों, मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होना चाहिए, ये भी इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मुज़ाकरात की। अदर साहब मुझे बताइएगा, एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुज़ाकरात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना उनका किरदार, फिर आप बात करते हैं मुज़ाकरात की, कभी आप बात करते हैं कि मुज़ाकरात किससे होंगे, कभी आप बात करते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अभी सीएम के ने कहा कि मुज़ाकरात होंगे तो पता चल जाएगा किससे हो रहे हैं। तो कोई एक बात रखें सर, कोई आवाम को भी समझाएं कि आप आखिर तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पूरी कौम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। आज भी रेफरेंडम करा लें पूरी का, आज भी आप मामला आवाम के लिए निकलें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आवाम, यानी देखे ना, इमरान खान की जो बात है उसकी हकायक है ना, लोग सच सुनना चाहते हैं और सच है। देख, अभी एक बात तो इन्होंने खुद ही अकील साहब ने कह दिया कि एस्टैब्लिशमेंट के हमसे हाथ नहीं मिला रही, तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ तो नहीं है। यानी एक तो आज बात प्रोग्राम चाह रहे हैं ना मुज़ाकरात करना उनसे, आप खुद कह रहे हैं, इन्होंने एडमिट कर दिया ना कि एस्टैब्लिशमेंट, देखे हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट का बिल्कुल राब्ता नहीं है, बड़ी बात वाज़ेह हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ चल रही है। अब ये मुलाजिम बने हुए हैं, असल वजीर आला जो वजीर आज़म तो है वो तो मोहसिन नकवी है। आप आज भी देखें, आज भी सदर पाकिस्तान से मुलाकात वो कर रहे थे, और ये पहले दिन से मोहसिन नकवी जब इनका, अब देखे ना, निगरान वजीर आला के किसका नाम दिया सारे को पता था, और इसको वजीर आला बकायदा इलेक्शन कमीशन ने नामजद किया था। आप अंदाजा लगा रहे ना, तो बातें हैं, इस तरह नहीं चलना। ये अगर इंसान दिल पे हाथ रख के कसम खा के जब कहता है, तो झूठ नहीं बोला जाता ना। अब मैं तो इनके कितने एमएनए दोस्त है मेरे, वो खुद बताते हैं। यानी मुझे ये बताएं कि राणा सनाउल्लाह हार गए, ख्वाजा साहब भी इनके बड़े बड़े टॉप लीडर, जबरीन लतीफ हार गया, रहील असगर हार गया, आप और जो बाकी थे वो सारे जीत गए। वजह ये थी कि जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ चलते थे, ये सारे जो नाम मैंने आपके सामने बताए हैं, वो इलेक्शन नहीं जीत सके। राणा सनाउल्लाह साहब तो आ गए ना वापस, हकीम सनाउल्लाह वापस आ गए, वो इलेक्शन के जरिए नहीं आए। सवाल है कि वो यानी ये सारे वो इलेक्शन जीते जो बेहतरीन जूते पॉलिश करते थे, जो बेहतरीन इस काम को इस तरह लेकर चलते थे। तो आप जरा बात को ये समझना है, फर्क जो बड़ा है ना, वो उस बड़े फर्क को समझना है। हम बात कर रहे हैं, हम इनको सिखा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की बात करें तो ठीक है, कोई और बात करें तो अपना गलत है सर। यही देखें ना, यही पॉलिसी, ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो ये फिर क्यों, ये बड़े अच्छे लॉयर हैं और मेरे भाई हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, लेकिन इनको ये फिर बात पता होनी चाहिए कि 2018 में ये बूट और यही पॉलिश और यही ब्रश लेके ये खड़े हुए थे, तो यही जब कर रहे थे तब सब अच्छा था। अब इनके लिए सब कुछ गलत हो गया है, अब ये कानून की बालादस्ती चाहते हैं, अब ये कहते हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ इंश्योर होगा, हम तमाम सियासी जमातें मिल बैठेंगे, बात होगी पाकिस्तानी अवाम की, उनके इश्यूज की, तो तब होगा ना। ये तो इस तरह पिक एंड चूज तो आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे सर मैं यही तो कह रहा हूँ। वो देखिए, मुझे कहने हैं कि मैंने इनकी बात की कॉन्फर्मेशन कर दी है कि शहरियार आफरीदी साहब ने खुद ये बात की है, और ऑन रिकॉर्ड है, ये टीवी चैनल पे उन्होंने कहा जी हमारी लीडरशिप चाहती है। आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी बात किसी सियासी जमात से नहीं करनी, बात उन्हीं से करें। तो फिर आप अगर कहते हैं कि किरदार ख़त्म नहीं करना एस्टैब्लिशमेंट का और उसको कम करना है, तो ये भी आपकी बात की ही नफी होगी कि आप अगर वाक़तन मुहब्बत वतन पाकिस्तानी और आप कहते हैं कि जी रूल ऑफ लॉ ही हम इंश्योर करवाना चाहते हैं, आइन की बालादस्ती इंश्योर करवाना चाहते हैं, तो फिर ये किस तरह, ये हाफ हाफ नहीं होगा मामला। ये होगा तो फिर प्योरली एंड ट्रूली होगा और तमाम तरह इदारों में होगा, और तमाम तरह स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के बात करनी होगी कि वाक़तन अगर इस मुल्क को आगे चलाना है और पाकिस्तान के मामलात हल करने हैं, कानून और आइन की बालादस्ती होनी है, तो जुडिशल इंटरफेरेंसेस की भी बात फिर करें ना सर आप वकील हैं, आपको नहीं पता कि जजेस अपने मातहत जजेस को किस तरह ऑर्डर भिजवाते हैं? क्या हम गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ साहब हैं उनकी वो बात नहीं हुई? तो देखें ना, ये आज जुडिशरी भी सर जोड़ के बैठी है, इज्जत में आप जजेस भी बैठे हुए हैं कि देखें ना, उनको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है इंटरफेरेंस की, तो क्या आइन और कानून मौजूद नहीं है? सर मेरी ये बात आप जरूर देखें कि आप खुद भी ये कानून जानते हैं
कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसका ऑर्डिनेंस मौजूद है, आर्टिकल 204 मौजूद है, वो कहते हैं कि कानून साजी करें। किस चीज की हम कानून साजी करें एज लेजिस्लेटर्स? कानून में बेहतरी ला सकते हैं, उसके कुछ हमें बता दें कि क्या बेहतरी हम लेके आए उस कानून में, कि 6 माह से 10 साल सजा कर दें, 1 लाख रुपए से कुछ 5 लाख कर दें कि 10 लाख कर दें। ये नहीं कहा जा सकता कि कानून आप बना दें, कानून तो बना हुआ है। अगर देखें ना, हाई कोर्ट के जजेस उठ के सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं और वो कहते हैं कि जी अब आप जाने और आपके काम जाने इंटरफेरेंस हो रही है, तो एक डीसी को विद स्ट्रोक ऑफ पेन और एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा देने के लिए तो 2 दफा नहीं सोचा जाता। लेकिन ये है कि जी अब इंटरफेरेंस हो गई है, तो इंटरफेरेंस के लिए जी हम सुप्रीम कोर्ट चले थे, सुप्रीम कोर्ट फैसला करें। भाई व्हाई शुड सुप्रीम कोर्ट डिसाइड? यू नीड टू पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, आई नीड टू डिसाइड कि भाई आपके पास कानून और टूल मौजूद है, आपके पास फायर वॉल्स मौजूद हैं, आप लोग क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करते और क्यों नहीं उसी टाइम स्नब करते और शट अप कॉल देते? अदर साहब, आप रिप्लाई करेंगे या मैं सवाल करूं? मैं वो प्यार मोहब्बत से भाई हमारा वकील है, और लेकिन आप भी वकील हैं। फरते जज्बात में बहुत सी ऐसी बातें कह गया जिसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं। पहली तो बात ये है कि कंटेम्प्ट का काम सिर्फ कंटेम्प्ट के हवाले से, एक डीसी को सजा दी थी, क्या मुसीबत नहीं सर, वो जो बात कर रहे हैं सर मुज़ाकरात की, कि मुज़ाकरात जो है वो सियासी जमातों के दरमियान होते हैं या कहीं और होते हैं मुज़ाकरात, जैसे कि अपने भाई एक भिखारी से मुज़ाकरात क्या कर रहे होते हैं? मालिक से मुज़ाकरात। भिखारी कौन है सर? भीख मांगने आया भिखारी कौन है सर? भिखारी जरा क्या करना है? हम तो मुज़ाकरात अगर कर रहे हैं तो मालिक से कर रहे हैं। इनका मालिक तो अभी है कोई नहीं आना। यानी मैंने आपके सामने बता दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, वो तो मोहसिन नकवी आ रहे को। अच्छा, मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ, जज्बात में हम बात करके फर्क क्या है कि यहाँ मुदाखलत इन्होंने बढ़ाई है, इन्होंने खुली छूट दी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दीवार के साथ लगाने के लिए क्या बाजवा साहब को एक्सटेंशन जो आपने दी थी, देखिए वो उस टाइम राना साहब की भी स्टेटमेंट आ गई है कि शायद हमें थोड़ा उसका पॉलिटिकल एडवांटेज भाई क्या कह रहे हैं? दे दी साहब क्या कह रहे हैं? बाजवा की एक्सटेंशन में ये साथ खड़े थे सर, आप तो कहा याद देने के लिए तैयार थे, ये शुक्र करें कि हमने तो लिमिटेड टाइम के लिए दे दी। उसकी वजह एक है, उसकी वजह मैं आपके सामने रख देता हूं। अगस्त 2018 में हमारी हुकूमत आई और मार्च 2019 में ख्वाजा आसिफ कहते हैं इनसे राब्ता हो गया था, जनरल बाजवा साहब का इनसे राब्ता हो गया था, जनरल फैज हमीद का इनसे राब्ता हो गया था, और ये प्यार की पींगे वहां इन्होंने बढ़ाना शुरू की थी। इसीलिए 2019 में नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए थे। वो डील की वजह से गए थे ना, ये वजह नहीं गए थे। तो ये सारा, और उसका देखिए जिस तरह हुकूमत में आए, जिस तरह जबरदस्ती ये हुकूमत में आकर जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तबाह बर्बाद करने की इन्होंने कोशिश की पूरी। इमरान खान के खिलाफ 200 के ज्यादा केसेस आ गए। कोई इन्हीं के MNA है ना जो तोशा खाना सबसे पहला केस लेके आया जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, आज भी दायरा कार तय नहीं हुआ। फिर इलेक्शन कमीशन के जरिए क्या कुछ नहीं किया गया। अब इलेक्शन कमीशन जिसने लगाया था, आपको पता है शेख रशीद साहब को नाम किसी ने तजवीज किया था और वो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से नाम आया था, और वो नाम जब फाइनल किया और उसके बाद हमने देख लिया क्या हालात है। आगे केस में इनसे पूछे घड़ी किधर है, किधर है घड़ी? दसो जी घड़ी किथे? अजहर साहब ये बता दें घड़ी किसके पास है? हो जिसके पास भी है घड़ी वो छोड़ दो। बड़ा सीधी सी बात है ना। यानी देखिए हमने तो घड़ी तोशाखाना से ली, बेची। इन्होंने क्या किया कि वो गाड़ी जो थी वो इंपोर्ट हो नहीं सकती थी, वो 2008 की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मौजूद है। सवाल पूल का नहीं था, तोशाखाना में सिर्फ इमरान खान है जिसने चीजें ली हुई है। मैंने चीजें 1990 से रिकॉर्ड निकलवाया है। वो गाड़ी तोशाखाना में नहीं थी, वो 2008 का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद दी हुई है। वो ऑन रिकॉर्ड, वो ट्रेल पूरी मौजूद है उसकी पेपर वर्क की। आगे नहीं बेचा जा सकता था, ये बड़ी वाज़ेह बात है। तो तोशाखाना से गाड़ी भी वही रहे, वो क्यों बेची गई? सर वो 97 में किसी अरबी अमीर ने, किसी डिग्निटरी ने दी थी और उसके बाद उन्होंने ली भी नहीं थी। 2008 में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब PM थे तो उन्होंने कहा कि ये आपकी अमानत है और ये आपके उसके लिए आई हुई है, तो वो थ्रू एन ऑर्डर प्रॉपर ट्रांसफर हुई है। तोशाखाना का यही तो फ्रॉड किया ना कि तोशाखाना की गाड़ी अब आपके कहेंगे आगे उन्होंने दी थी। आपने उसका जवाब नहीं दिया घड़ी का। वैसे गाड़ी इंपोर्ट नहीं हो सकती थी, आप याद रखें ज्वेलरी आ सकती थी। आज भी रिकॉर्ड में चैलेंज कर रहा हूं, गाड़ी अगर इंपोर्ट हो रही है तो कस्टम ड्यूटी को 250% है, को 300%, उसमें सेल्स टैक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं आदर भाई, इससे आगे बढ़ते हैं। सर CM KPK जो है वो बार बार ऐलान कर रहे हैं कि कब्जा कर लेंगे इस्लामाबाद पे,
ये तो वही तारीख फिर दोहराई जा रही है कि कंटेनर अपना क्रेन लेके जो है वो सीएम केपी के आ जाए इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दे। तो जावेद साहब यही बात है ना, हम तो रोजे अव्वल से कह रहे हैं कि ये इनकी बड़ी फैशिस्ट सी सोच है इस पूरी सियासी जमात की। इनका डिमीनर देखें, इनकी हरकत देखें, इनकी जो कॉल ऑफ फेल में तजाद है वो देखें। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कौन सा सीएम है जो कहता है कि जी हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, इस्लामाबाद पे धावा बोल लेंगे। मतलब ये चारों सूबे मिल के एक फेडरेशन बनाते हैं और चारों सूबों को मिल के काम करना होता है। अब ये कोई सियासी अगर गिमिक या पॉलिटिकल गिमिक इनका कोई है या कोई बयान दे दिया है तो उसकी भी वजाहत करें और बताएं। ये नहीं कि लोगों को इश्तियाल अंगेजी की तरफ लेके जाएं, लोगों को जो है इस तरह इश्तियाल दिला के जो है आप रोडों पे दोबारा लेके आए। देखें इश्तियाल दिलवाया गया 9 मई का और वो दूर नहीं है, उसका टाइम भी आ रहा है। नेक्स्ट वीक 7-8 दिन रह गए हैं 9 मई का जो पूरी एक वो बरसी है उसकी, उस अफसोसनाक वाक़े की, वो होने को आई है। लेकिन आज दिन तक ये नहीं कहते। इनके TORs क्या हैं, वो भी इनकी डिमांड्स क्या हैं, इनके ये कि हमें 9 मई के तमाम तर जितने भी हमारे मुल्ज़मान पकड़े हैं वो मुल्ज़मान छोड़ दें। जितने लोगों को अंदर किया है, बमा खवातीन, बच्चे, बड़े, बूढ़े, वटेवर, वो हैं या नहीं हैं, उनको छोड़ें, तब हम आपसे बात करेंगे, तब मुज़ाकरात होंगे। ये तो इनका यही है ना कि भाई जेलों से हमें निकाला जाए और उसके बाद हम बात करेंगे। दे डोंट वांट टू हैव इट एनी अदर वे। मतलब ये कहते हैं कि जिस तरह जेलों से निकाल के दहशतगर्दों को ये लोग आए, इन्होंने एक बड़ी कोशिश की कि जी हम दोबारा रीइंटीग्रेट करें सोसाइटी में। आपको पता है TTP का जो इशू है, आज दोबारा आप देखें आए रोज जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में वेदर फॉरेनर्स और लोकल हमले हो रहे हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट की भी इनकी है। उनको रीइंटीग्रेट तो नहीं कर सके सोसाइटी में, लेकिन जेलों से बाहर निकाल दिया। तो अब ये कहते हैं कि 9 मई के मुल्ज़मान को भी बाहर निकालें ताकि 9 मई के अल्लाह ना करे मौके पे वो कोई दोबारा ऐसी जो है अफसोसनाक हरकत करें। तो ये तो नहीं होगा सर, ये अलाउड नहीं है और ना ही होगा। आप खुद वकील हैं, आपको पता है कि लीगल रिकोर्स है। दोबारा सानिया 9 मई जो है वो नहीं हो पाएगा सर। अच्छा, किसने कहा जी 9 मई? हमने नहीं करवाया जी। 9 मई जिन्होंने करवाया जैसे इश्तियाल अंगेज तकरीर की गई थी, मैं सीएम केपी की मिसाल दे रहा हूँ, वो कब्जा करने की बात कर रहे हैं। उस वक्त भी तकरीरें हुई थी ना ऐसी कि लोग बाहर निकले और ये कर दें वो कर दें। देखिए, मैं किसने कहा था कि इमरान खान को आप पकड़े गैर कानूनी तौर पर? ना नैब का वारंट था, ड्रोन आया था ऊपर से तस्वीरें बनाने के लिए। और जब आपको याद है कि 25 मई को उससे पिछले साल में जब लाहौर से निकलना था, देने के लिए को निकलने दिया था, जलसा जुलूस करने दिया था, इतनी रिकॉर्डें खड़ी। सर इमरान खान को जब पकड़ा था तो मर्सिडीज में जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे और आपको याद है कि उस टाइम के इज्जत माफ चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा था? रिमांड पे थे वो। जब बात करते हो तो कोशिश करते हैं अवॉइड कर ले, उसके बाद बात कर ले। मैं आपकी पूरी बात सुनता हूं। जी, आप करें सर। किसने रोका था? आप देखे ना, IG पंजाब था ना, वजीर आला पंजाब नकवी था ना, केयर टेकर, तो रोकते लोगों को जाने, क्यों जाने दिया वहां तक? आज तक ये सवाल है, आज तक इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई? हम तो कह रहे हैं, ये कह रहा ऐलान, ये गवर्नमेंट में बैठे ऐलान करे ना, जुडिशल इंक्वायरी कराए ना इसकी, ये वजूहत सामने आए कि किसने वहां तक पहुंचने दिया, रुका क्यों नहीं रास्ते में? हमने लॉयर मूवमेंट के दौरान कोई तकरीबन जब मूवमेंट चलाई थी, को मैं 20 दफा मैं कोर कमांडर हाउस गया था। हम लोग बाकायदा आराम से गए, वापस आ गए। वजह क्या थी कि इतनी वहां पर सिक्योरिटी थी, कोई एक टीयर थोड़ा होता है। तो ये जो 9 मई वाला बसाने है ना, आज भी जब इसकी जुडिशल इंक्वायरी करेंगे तो ये कसूरवार ये खुद है। और इसके पीछे इनिशिएटर प्लानर जो है वो नून लीग है कि जिसने अपने बंदे भेजकर ये सारा कुछ कराया, इसलिए तो करवा नहीं रहे। हमें देखे, पाकिस्तान फौज से हमें प्यार है, पाकिस्तानी फौज के बगैर ये आप चल नहीं सकते। किसी शख्सियत से इख्तलाफ है तो इख्तलाफ लीडर करता है, उसको इख्तियार मौजूद है और आइन और कानून इस बात की इजाजत जाता है। लेकिन 9 मई का अफसाना कराने में टोटल अगर कसूरवार है तो वो निगरान हुकूमत चौके PDM 0.5 थी, PDM 1 की वजह से आई थी। अच्छा, PDM 1 to 0.5 भी आ गया। जी, हाँ, ये निगरान हुकूमत पे PDM 0.5 है और 1.0 PDM 1 थी और आजकल PDM 2.0 है। या आप यूं देख लेना बलोच साहब कि आप बताएं कि इस पूरे 2.5 सालों के अंदर चीफ सेक्रेटरी वही, IG वही, अपने एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल दफ्तर, यानी अगर निगरान हुकूमत और आम हुकूमत का फर्क ही कोई नहीं है। आप खुद अंदाजा लगा लेना। यहां से अंदाजा होता है कि एक ही माइंडसेट था, एक ही तरीकाकार के लोग थे। अब बेचारे ये तो चेहरे शक्लें दिखाने के लिए सामने बैठे हुए हैं।
हाथ में वैसे इनके सर भी कुछ नहीं। अपना अकील साहब 1 साल होने को है, जो सानिया नौमी के किरदार थे, कुछ सजा नहीं मिली उन्हें। देखिए लटके हुए मिली हैं है, ईद के ऊपर रिलीज हुए हाँ, हैं, रिलीज आपको हुए हैं। पता है कि कुछ लोग रिलीज हुए हैं। हाँ। बाकी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चला और उसमें आपको पता है कि वो रोक दिया गया कि आप फर्दर उसमें जो है जी। नहीं करेंगे। फिर निगरान हुकूमत उस टाइम, क्योंकि निगरान हुकूमत की तरफ से अपील थी और वो गए हुए थे भी, क्योंकि मामला सब्जुडिस भी है और उसके अलावा वैसे भी अगर देखा जाए तो उनके किसी का ड्यू प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट्स, ये तो मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस है, वो वायलेट नहीं होना चाहिए। उनको एक फेयर ट्रायल और फेयर हियरिंग मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो इस जुर्म के मुर्तकब पाए जाएं तो उनको सजा भी उसी की कमेंसरेट मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक ब्रेक के लिए क्या आ जाए नाज़रीन, हम जब ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जो गंदम का बुरहान है वो कम नहीं हो रहा और किसान अपने घरों में गंदम लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। गंदम कहाँ जाएगी, इस बुरहान का हल क्या होगा? और जो कमेटी बनी हुई है, वज़ीर-ए-आज़म ने भी एक्शन लिया, नोटिस लिया, कमेटी बन गई, लेकिन क्या ये कमेटी किसान को रिलीफ दे पाएगी? इस पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद खोखर साहब, सदर किसान इत्तेहाद, और फिर पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर साहब, जिनका तल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उनसे भी बात करेंगे। खालिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, मुझे बताइएगा कि ये बुरहान का हल क्या है? किस तरह किसान की गंदम जो है वो फरोख्त होगी? सर अब तो हल खत्म हो गया जी, क्योंकि कल पंजाब काबीना ने फैसला कर लिया कि हमने काश्तकारों से गंदम नहीं खरीदनी। ठीक है, यानी कल ये डिसीजन हो चुका है। अब इस वक्त काश्तकारों के जज्बात का मैं लफ्जों में अहदा करके नहीं बता सकता कि काश्तकार कितनी तकलीफ में है। ठीक है सर, हुआ ये है कि एक बोटी खाने के लिए बकरा हलाल किया गया है। पाकिस्तान की मैशत तबाह बर्बाद हो गई है। ज़राअत आपकी 3 साल पीछे चली गई और काश्तकार के हालात 5 साल के लिए सही नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा ब्लंडर किया गया है और इतनी बड़ी करप्शन की गई है कि निगरान हुकूमत के वक्त में फेडरल मिनिस्ट्री में एक चीज हुई कि उस पहली दफा हुआ कि इंटरनेशनल रेट $550 से गंदम का रेट कम होकर $200 पे आ गया। पहले माफिया कमाता था, पहले माफिया हमेशा पैसे कमाता था यहाँ से गंदम स्मगल करके, क्योंकि हमारा रेट कम होता था, बाहर रेट हमेशा बहुत ज्यादा से डबल होता था। ठीक है, इस पहले हुआ कि बाहर रेट कम हो गया, हमारा रेट ज्यादा हो गया। तो माफिया ने उस वक्त कुछ सरकारी एहलकारों के साथ, बड़े बड़े ऊपर वाले अफसरों के साथ मिलके ये खेल खेला कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में एक समरी मूव की गई कि बाहर से गंदम के इंपोर्ट की इजाजत दी जाए प्राइवेट सेक्टर को। उसमें जो गलत काम किया गया वो ये है, एक तो उसको कैप नहीं किया गया कि कितनी बाहर से मंगवा सकते हैं। होता यह है कि जब आप कोई चीज बाहर से मंगवाते हैं उसकी एक हद मुकर्रर की जाती है। सही है। फिर देखा जाता है कि अपने पास स्टॉक कितने मौजूद है, जबकि 1 अप्रैल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ 43-44 लाख टन गंदम अपनी पिछले साल की पड़ी हुई है, यानी कि इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक। और दूसरी उसमें जो बड़ी हमाकत की गई वो ये थी कि 31 मार्च तक इजाजत दी गई कि आप 31 मार्च तक इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कैप नहीं किया, पर 31 मार्च तक इजाजत दी गई। ठीक है, इजाजत 31 मार्च की थी, लेकिन आज भी जहाज कराची एयरपोर्ट पे लगर अंदाज हुआ है और आज उसको उतारा जा रहा था। हमने शोर मचाया, टीवी पे खबरें चली है, उसकी अनलोडिंग आज रोकी गई है सर। यानी कि सूरत हाल ये ऑलरेडी 35,87,000 टन गंदम बाहर से आ गई है। अच्छा, अब जो बाहर से गंदम मंगवाई गई है उनको और ज्यादा माफिया को अकोमोडेट करने के लिए एक और काम किया गया। जो इनके अपने पास गंदम पड़ी थी पास्को फूड के पास, उसका जो रिलीज रेट था फ्लोर मिल्स के लिए वो था 3900 रुपया। ठीक है। कभी आज तक ऐसी मिसाल कोई नहीं कि रिलीज रेट इतना यकदम बढ़ा दिया, उसको रेट कर दिया 4785 रुपए, ताकि जो बाहर से गंदम आ रही है वो सेल हो जाए माफिया की, और ये जो गंदम अपनी है ये पड़ी रहे। अब इसमें मैं आपको 2 मिनट बताते हैं इसमें नुकसान क्या किया हुआ जी। $1 बिलियन का आपका ज़र मुबादला खर्च हुआ, नंबर 1। नंबर 2, 150 अरब रुपया माफिया कमा गया। खालिद साहब, इसका हल क्या है सर? खालिद साहब, अब एक आम जो आप लोगों के पास जो गंदम पड़ी हुई है सर, उसका फिर हल क्या है, कहाँ जाएगी? सर पहले वो हल कोई भी नहीं है इस वक्त। पहले मुल्क का नुकसान सोचते हैं कि मुल्क के साथ हुआ क्या है जी। आपकी मैशत 5 साल के लिए तबाह बर्बाद हो गई है जी। अच्छा, फिर जो अपने पास गंदम पड़ी थी, अपने पास उसका 150 अरब रुपया सूद बन गया है। चले मैं मलिक अहमद भट्टर साहब से भी जो है उनको भी शामिल करता हूँ। मलिक साहब, मुझे बताइएगा, आप अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में सर, आपके सामने सीएम बैठती हैं, जो है वो पंजाब असम्बली में आप बात करते हैं, तो क्यों नहीं तहरीक इंसाफ ने या आपकी तरफ से कोई बात नहीं की गई पंजाब में, या पंजाब गवर्नमेंट को जो है वो तवज्जो नहीं दिलाई गई कि ये मामला हल करें?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जनाब, बात यह है कि तवज्जो तो वो करते हैं जो जिनका मैंडेट हो असली। ठीक है। दिल्ली मैंडेट की गवर्नमेंट थी, फार्म 47 की पैदावार ये गवर्नमेंट है, और ये चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है ये सिर्फ टिकटॉक बनाने पे लगी हुई हैं। जिस तरह खालिद साहब कह रहे हैं, देखिए बात है सीधी सी, ये एक पुरानी बात ये जरूर कर रहे हैं जो आज दिन तक हो रही है। डेफिनेटली मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा, जी जी। बट तक जो पोजीशन है वो ये है कि किसान के साथ क्या हो रहा है। हमारा सेशन शुरू हुआ, हमने इनको ये बात की कि जनाब इस वक्त किसान मर रहा है। आपने 3900 रुपया पर 40 किलोग्राम ये आपने एक टारगेट दिया है, और उसके बाद आपने अभी तक ये टारगेट नहीं दिया कि पंजाब गवर्नमेंट खरीदेगी कितनी। हाँ। पिछली दफा 40 लाख टन पंजाब गवर्नमेंट ने खरीदी थी। तो उस वक्त पोजीशन ये बनी हुई है कि आप ये समझे कि इस गवर्नमेंट ने हमें भी लॉलीपॉप दिया कि खरीद रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं, अभी तक प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं हुई। और एक और जुल्म, ठीक है, एक और जुल्म ये हुआ है जी कि जुल्म ये हुआ है कि इन्होंने 6 बोरी पर एकड़ किसान को पहले इन्होंने कहा था कि हम खरीदेंगे। क्या हमारी 6 बोरी पर एकड़ होती है? इन्होंने आज दिन तक, ये गवर्नमेंट फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इन्होंने आज दिन तक इस वक्त इन्होंने कोई किसी किस्म की, जिस तरह खालिद साहब कह रहे हैं खरीदनी, इन्होंने पहले दिन से ही हमें कोई प्रोग्राम नहीं दिया। जी जी। ये किसान पुश गवर्नमेंट है, और इसमें आप ये समझ लें कि ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। और किसान को, वो तो कह रहे हैं ना कि 3 साल पीछे चला गया है किसान बेचारे को, तो इन्होंने जिंदा दरगोर कर दिया है। क्योंकि कॉटन सोइंग कैसे होगी जब किसान की गंदम नहीं बिकेगी? आप नेक्स्ट फसल तो सोचे। खालिद साहब, सर जो अब जो गंदम पड़ी हुई है, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि आखिर जो ब्लैक माफिया है, जो जिन्होंने गंदम इंपोर्ट करवाई, फिर अब जो है वो कीमत बढ़ाई गई और अब वो उसको निकाला जा रहा है, तो किसान तो फिर जो है वो जो गंदम की तो ज़ाया हो जाएगी। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आप लोगों के पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में। सर मैं उसको किसान को मिल रहा है इस वक्त, आज का रेट है 28-29 रुपया। जी जी। यानी कि काश्तकार को मिनिमम 800 से 900 अरब रुपए का नुकसान हो गया। इससे ये होगा कि गंदम के बाद इस रकबे में 2 मेजर फसलें आती हैं, कपास और एक चावल है। अगर काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे तो अगली फसलों पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा। फिर अगला नुकसान ये होगा, जब गंदम काश का वक्त आएगा, काश्तकार डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा कि मुझे रेट नहीं मिला, मुझे पिछले साल, तो उसमें काश में कमी लेके आएगा। सर मैं आपको अर्ज करूं, हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात से इंपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। हम मकरूज मुल्क है, हम 1-1 बिलियन के लिए मर रहे हैं। हमने 1 बिलियन डॉलर तो इसमें ज़ाय कर दिया, ज़र मुबादला में ज़ाय कर दिया। इस वक्त जो सूरत हाल है काश्तकार की, मैं उसके जज्बात का लफ्जों में अहदा करके नहीं बता सकता। सर हमने सबक नहीं सीखा। आज से 1.5 साल पहले हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया। 24 खवातीन को। अगर कुदरत ने मेहरबानी की, काश्तकार ने मेहनत की, अगर अच्छी गंदम हो गई, आपके पास अपनी गंदम बाहर से इंपोर्ट करने का क्या तुक बनता था? मैं आपको अर्ज करता चलूं, जापान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में वो चावल बाहर से इंपोर्ट नहीं करने देते, अपना मोटा चावल ही वो खाते हैं, बासमती बाहर से नहीं मंगवाने देते, सिर्फ अपने काश्तकार को अकोमोडेट करते हैं। दुनिया में ऐसी कई मिसालें, अमेरिका ने कई दफा अपनी गंदम को उठा के समंदर में डंप किया है, लेकिन अपने काश्तकार से उन्होंने खरीद किया है। जब तो काश्तकार को काश्त करने से पहले बता दिया जाता कि हम गंदम नहीं लेंगे, उसकी मर्जी, वो काश्त करे ना करे, फिर बता देते। जब उसको उस वक्त कहा गया, बल्कि उस वक्त हमें यह कहा गया था कि हम 4000 रुपए रेट देंगे, बाद में उसको 3900 रुपए तय कर दिया। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वक्त बिजली महंगी होगी, खादें महंगी होगी। इस साल 1 साल में हमने सिर्फ यूरिया खाद पे 150 अरब रुपया असल रेट से ज्यादा अदा किया है माफिया को, यानी कि जो हमने कंट्रोल रेट से हट के हमें ब्लैक में मिली है खाद। 150 अरब रुपया काश्तकार को। देखे ना, ज़राअत हमारी तरजीहात में नहीं है और कभी भी नहीं रही। हम ज़राअत तो सर जो कमेटी बनी है, इसका कोई हल निकाल पाएगी? सर कमेटी हल और कोई नहीं निकालेगी। कमेटी की एप्लीकेशन मैंने दी है प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को, डीजी SIFC को, फाइनेंस मिनिस्टर को और मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी को। एप्लीकेशन मेरी के ऊपर हो रही है। उसमें मैंने रिक्वेस्ट की है कि जिन्होंने ये गंदम बाहर से मंगवाने की इजाजत दी है, जो उसमें मुलव्वस है, उन सबको तो फांसी लगनी चाहिए। क्योंकि काश्तकार 6 करोड़ पाकिस्तान के काश्तकार का मुआशी कत्ल हुआ है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रकबे पर काश्त होने वाली गंदम है। देखे ना मुल्क की मईशत कहां चली गई। देखे ना ऑलरेडी, मैं आपको 1 मिनट में
सर आप खड़े कहाँ हैं इस वक्त? पिछले साल की आपकी जो टोटल इंपोर्ट है $80 बिलियन की इंपोर्ट थी, आपकी एक्सपोर्ट थी $31.5 बिलियन की। मैं सर मेरी बात सुन ले सर, मकसद ये बात सुन लेना। जी 40 अच्छा, जो $31.5 बिलियन की एक्सपोर्ट थी उसमें सिर्फ कॉटन आपके $20 बिलियन की थी, $2.5 बिलियन का आपका राइस था, $1.5-2 बिलियन, यानी कि $24-25 उसमें टोटली एग्रीकल्चर के है। बाकी आपके पास है क्या पाकिस्तान में? तो मलिक अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर, क्या तहरीक इंसाफ किसानों के साथ खड़ी है? तहरीक इंसाफ जो है किसानों को रिलीफ दिलाने के लिए अपना रोल प्ले कर रही है? हम तो पहले दिन से किसानों के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात, मेरी वो लाइन भी कट गई थी और अब उधर डाइवर्ट हो गया था। मेरी गुजारिश ये है, देखिए बात ये होती है कि कोई गवर्नमेंट किसी काम में संजीदा हो, ये कम अज कम एग्रीकल्चर में ये गवर्नमेंट संजीदा है ही नहीं। देखिए गंदम एक फूड प्रोडक्ट है और फूड प्रोडक्ट में आप नफा और नुकसान पे तोलते चले जाएं। हमारे मिनिस्टर जो थे वो कह रहे हैं जी कि हम अगर गंदम खरीदते हैं तो हमारा पाकिस्तान स्टील मिल जैसा पंजाब का हाल हो जाएगा। बात यह है कि क्या हम किसान को नफे और नुकसान पे गंदम काश्त करने के लिए कहते हैं? जब हमारी गंदम कम होती है तो हम घरों में, मेरे घर में घुस के इन्होंने गंदम उठाई है, किसानों के घरों में घुस के इनके असिस्टेंट कमिश्नर और पटवारी घरों के ताले और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल पुलिस करती है। लेकिन बात यह है कि अब क्यों नहीं किसान से ये गंदम लेते? जब कम हो तो भी किसान के घर में घुस के ये गंदम लेते हैं और जब ज्यादा हो तो फिर भी इनको अब लेनी चाहिए। देखिए ये गवर्नमेंट जो है, ये हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर साहबा ये तो हो गई है टोटली डिजास्टर है, पंजाब के लिए फ्लॉप हो चुकी हैं। बाकी रहेगी तो शार्टली सर बताइएगा कि अगर किसान जो है वो धरना या कोई तहरीक शुरू करते हैं तो आप उनके साथ खड़े हैं? सर डेफिनेटली हम साथ खड़े हैं, इसमें कोई कहने वाली बात है। हम तो किसान, हम तो कल भी लाहौर माल रोड पे हमारे एमपी जितने भी हैं कल भी हम मौजूद थे। हम रोज बाहर निकल के वॉक कर रहे हैं, हम उनके लिए धरना दे रहे हैं। के लिए सर क्या पैगाम है? किसान खड़े होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी होगी। और हुकूमत के लिए सर क्या पैगाम है आपका? सर हुकूमत के लिए पैगाम यही है कि वो होश के नाखुन ले, को खुदा का खौफ करे, नहीं तो जिस तरह ये कह रहे हैं फांसी इनको सड़कों पे घसीटना चाहिए, जिन्होंने किसान की गंदम के मुतालिक ये फैसला किया। और जिन्होंने जो निगरान गवर्नमेंट ने फैसला किया था सितंबर में, तो उनको तो बिल्कुल ही आप पूरी तरह अब सेनेटर बने फिरते हैं वो वजीर आजम साहब, जो कि अब उनको उन्होंने इनाम के तौर पे सेनेटर बना दिया है। उनको कटहरे में खड़ा करके टाइम सर खत्म हो गया, साहब वक्त खत्म हो गया सर। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद भच्चर साहब, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद खोखर साहब, सदर किसान इत्तेहाद, जो बात कर रहे थे कि किसान का कोई परेशान हाल नहीं, आखिर ये गंदम क्यों इंपोर्ट की गई थी जब गंदम मौजूद थी। ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।